क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं सब लोगों को बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी जिनकी रकमों को मैंने करेक्ट कर दिया है। अगर सॉल्व करते वक्त आपने इस रकम के साथ नहीं सॉल्व किया तो अपने पास नोट कर लें इस रकम के साथ। अब हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये सही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियस ऑफ एक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 36 इज। जो क्वेश्चन मैंने शुरू में पोस्ट किया था वहाँ पे 3y स्क्वायर लिखा हुआ था, उसके साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। ये एलिप्स है, हमें इसके एक्सिलरी सर्कल का रेडियस हमने बताना है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप की अगर एलिप्स की इक्वेशन हो, याद रहे एलिप्स की इस तरह की इक्वेशन में ए बी से बड़ा हुआ करता है। ऐसी सूरत में जो एक्सिलरी सर्कल होता है उसका रेडियस ए हुआ करता है। अब चूंकि यहाँ पे रकम 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है तो इसको स्टैंडर्ड शेप में लाने के लिए इसे हमने 36 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। और x स्क्वायर के नीचे इस वक्त a स्क्वायर है, हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू 3 हो गई और a ही जो है एक्सिलरी सर्कल का रेडियस होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। याद रहे अगर एलिप्स आपके पास इस शेप की है तो एक्सिलरी सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जो एलिप्स को अपने अंदर घेर लेता है, ये एक्सिलरी सर्कल होता है। और एक्सिलरी सर्कल का जो रेडियस होता है वो एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है। अगर एलिप्स की इक्वेशन वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली आ जाए तो भी हमारे पास एक्सिलरी सर्कल का रेडियस जो है वो ए ही होगा। वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 3 जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है द पॉइंट ऑन द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी शुरू में गलत हो गई थी, मैंने यहाँ 2y स्क्वायर लिख दिया था तो इसे करेक्ट कर लें। प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48 के साथ करेक्ट है, उस 2y स्क्वायर के साथ थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। विद इसेंट्रिक एंगल पाई, इसेंट्रिक एंगल अगर पाई है तो पॉइंट बताना है। याद रहे वही वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, जिसमें हमारे पास ए जो है वो बी से बड़ा नंबर हुआ करता है, तो हमारे पास जो एसेंट्रिक एंगल अगर थीटा हमारे पास है तो इसके जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इन पैरामीट्रिक इक्वेशन में थीटा की कोई भी वैल्यू लेकर आप एलिप्स के ऊपर पॉइंट मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर उसने थीटा की वैल्यू हमें पाई दी हुई है और ए और बी क्या हैं, अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसको 48 से डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1। और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ 16 है यानी ए की वैल्यू 4 हो गई और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 12 है तो बी की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर रूट हो गई। इन पैरामीट्रिक इक्वेशन में ए बी और थीटा लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, थीटा पाई है, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो गई। बी की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर रूट हो गई, थीटा पाई है और साइन पाई 0 होता है तो बी की वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, x -4 आ गया और y जो है वो हमारे पास 0 आ गया। वो पॉइंट जिस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल पाई है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4 और 0 हैं, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एलिप्स। एलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप की। इसमें दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स का जिक्र हो रहा है, उनमें से एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है और इन स्लोप्स के प्रोडक्ट का फार्मूला बताना है कि इन स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है। याद रहे अगर आपके पास ये एलिप्स है, एलिप्स में आप कुछ कॉर्ड्स लेते हैं जो पैरेलल होती हैं और आप उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई लाइन बनाते हैं तो वो डायमीटर होती है।
आपने कुछ कॉर्ड्स ली, उनकी मदद से एक डायमीटर बनाया। आपने कुछ और कॉर्ड्स ली जो पहली वाली कॉर्ड्स के पैरेलल थी और उनका डायमीटर बनाया। आपने कुछ और कॉर्ड्स ली जो पहले वाले डायमीटर के पैरेलल आई हैं और इनको ज्वाइन करके दूसरा डायमीटर बनाया है। तो ऐसी सूरत में इन दोनों डायमीटर्स को हम कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेट डायमीटर्स में स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -b² के इक्वल हुआ करता है। इस लिप्स में x² + y² b² 1 टाइप की है और इसमें a² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 है, b² की वैल्यू हमारे पास 9 है और स्लोप्स के प्रोडक्ट का फार्मूला हमने याद कर लिया कि -b² है, तो b² 9 और a² 16, तो -9/16 ये स्लोप्स का प्रोडक्ट है। ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है, द डायमीटर ऑफ द पैराबोला फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड्स पैरेलल टू द लाइन y = 2x हैज़ इक्वेशन। फिर डायमीटर की बात है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो डायमीटर की बात है वो पैराबोला के लिए है। ये अगर आपके पास एक पैराबोला है, इसमें आपने कुछ कॉर्ड्स ली हैं, जो कॉर्ड्स सारी आप पैरेलल हैं, इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो बन जाया करता है हमारे पास डायमीटर। और हमें याद रखना है कि y² = 4ax टाइप का पैराबोला हो तो इसके डायमीटर की जो इक्वेशन होती है वो y = 2a/m हुआ करती है, जहाँ पर m उन कॉर्ड्स की स्लोप होती है। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो y = 2x वाली लाइन के पैरेलल हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ पे है लाइन, ऐसी नहीं होगी वैसे y = 2x वाली लाइन, y = 2x वाली लाइन इस शेप में होगी, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़िलहाल कि ये लाइन है, ये इनके पैरेलल कॉर्ड्स हैं। जो इस लाइन के कॉर्ड्स पैरेलल हैं उन कॉर्ड्स की स्लोप भी वही होगी जो इस लाइन की स्लोप है। इस लाइन की स्लोप इस वक्त हमारे पास 2 है। y = mx + c टाइप की लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन की स्लोप हमारे पास 2 है, इन कॉर्ड्स की स्लोप भी 2 ही होगी। और अगर हमें कॉर्ड्स की स्लोप पता हो कि m है और हमें y² = 4ax वाले पैराबोला में a पता हो तो डायमीटर की इक्वेशन 2a/m हुआ करती है। यहाँ पे जो हमारे पास पैराबोला है वो है y² = 16x, ये हमारे पास 4a है, 4a हमारे पास 16 है, तो a की वैल्यू 4 से डिवाइड करने पर 4 आ गई। अब हमें a भी पता है, अब हमें m भी पता है और हमें डायमीटर की इक्वेशन का फार्मूला भी पता है। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2a की जगह यहाँ पे हमने 4 लिख दिया ओवर m की जगह हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो y = 4 जो है ये हमारे पास क्या आ गई है, डायमीटर ऑफ पैराबोला की इक्वेशन। ये हमारी करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्लोप ऑफ डायमीटर ऑफ लिप्स। लिप्स है हमारे पास x² + 16 + y² / 9 = 1। इसके डायमीटर की स्लोप हमने मालूम करनी है। एलिप्स बनी है ऐसी कॉर्ड्स की मदद से जो कॉर्ड्स पैरेलल हैं इस लाइन y = -2x के। याद रहे ये हमारे पास एलिप्स है, इसमें हमारे पास कुछ कॉर्ड्स हैं, वो सारी कॉर्ड्स जो हैं एक लाइन के पैरेलल हैं, वो लाइन है y = -2x। इनकी मदद से हमने बनाया है डायमीटर और इस डायमीटर की स्लोप हमने मालूम करनी है। डायमीटर की इक्वेशन हुआ करती है y = -b²/a² m × x। मैं अगर यहाँ b² a² और m लिख दूँ, m से मुराद यहाँ पे उन कॉर्ड्स की स्लोप है जिनकी मदद से डायमीटर बना है। तो लिखने के बाद ये इक्वेशन मेरी y = mx + c टाइप की बन जाएगी और ये जो x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है ये वाला कोफिशिएंट हमारे पास उस लाइन की स्लोप होगी। x² a² यहाँ पर इस वक्त 16 है, y² b², तो b² हमारे पास 9 है, m कॉर्ड्स की स्लोप है, हमारी कॉर्ड्स इस लाइन के पैरेलल हैं, तो जो इस लाइन की स्लोप है वही कॉर्ड्स की स्लोप है। इस लाइन की स्लोप m = -2 है,
तो हमारे पास जो डायमीटर की स्लोप है वो बन जाएगी माइनस बी का स्क्वायर 16 ओवर ए का स्क्वायर 9 और नीचे m जो कि -2 है, और हमारे पास जो डायमीटर है उसकी स्लोप माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर हमने लिखना है बी स्क्वायर यानी 9, नीचे लिखना है हमने ए स्क्वायर यानी 16, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 ओवर 16 टू द 32, 9 ओवर 32 हमारे पास स्लोप आ गई किसकी, डायमीटर ऑफ एलिप्स की। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वेशन है हमारे पास r इक्वल टू 2 साइन थीटा। इस इक्वेशन को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बनाना है। आपको याद होगा हमारे पास रिलेशन मौजूद हैं कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की, कि x इक्वल हुआ करता है r cos थीटा के, y इक्वल हुआ करता है r sin थीटा के, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हुआ करता है r स्क्वायर के। और एक और रिलेशन भी होती है कि टेंजेंट थीटा इक्वल हुआ करता है y ओवर x के। इन रिलेशंस का इस्तेमाल करना है। r इक्वल टू 2 साइन थीटा वाली इक्वेशन को मैंने कार्टेशियन इक्वेशन में तब्दील करना है। उसके लिए इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर लें, r स्क्वायर आ गया लेफ़्ट पे, राइट साइड पे 2r साइन थीटा। ये जो r स्क्वायर है इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें r साइन थीटा की जगह लिख लिया हमने y के। r साइन थीटा जो है वो इक्वल हुआ करता है y के, तो राइट साइड पे बनेगा 2y, लेफ्ट पर आएगा तो -2y आ गया। ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में ऐसी कोई भी इक्वेशन मौजूद नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक इक्वेशन पे शक हो रहा है मुझे कि ये फर्स्ट हो सकती है, उसके लिए इसको ज़रा कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y, और y वाले पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए वाई स्क्वायर -2y में 1 का स्क्वायर अपने पास से ऐड कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर ऐड किया अगर हमने, तो 1 का स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड कर लिया। लेफ़्ट साइड पे पहली टर्म एक्स स्क्वायर हो गई, दूसरी टर्म बन गई कंप्लीट स्क्वायर करने पे ये y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, जो कि इस पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करने के बाद बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस इक्वेशन को हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। हमें रिलेशंस याद हैं कि x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r sin थीटा के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है r स्क्वायर के, और टेंजेंट थीटा इक्वल होता है y ओवर x के। इन्हीं रिलेशंस का हमने इस्तेमाल करना है। इक्वेशन चूँकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, y की जगह r साइन थीटा लिख दें तो y का स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 4, और x की जगह हमने लिख लिया r cos थीटा। और इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर राइट पर ले जाएं, क्योंकि जो ऑप्शन हमें दी हुई हैं उनमें लेफ़्ट पे r है या r स्क्वायर है, लेकिन थीटा कोई नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा को राइट पर ले जाएं तो r स्क्वायर आ गया 4r cos थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और cos थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा की तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। r स्क्वायर वाली ऑप्शन दोनों हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें राइट साइड पे 4r साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है थर्ड वाली ऑप्शन में, जबकि हमारे पास 4r cos थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ऐसी ऑप्शन यहाँ पर ना थर्ड है ना फोर्थ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल कर देते हैं। फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ऑप्शन के लिए एक r को दोनों साइडों पर कैंसिल कर दें तो r आ गया 4। इसको लिख लेता हूँ मैं cos ओवर साइन थीटा और 1 ओवर साइन थीटा। cos ओवर साइन थीटा जो है वो बन जाएगा cot थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा जो है ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो r आ गया 4 कोटेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारी इस वक्त चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 में x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 2, r और थीटा कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। r याद रहे ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ करता है पॉइंट का, 2, 2 अगर पॉइंट है तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस
एक्स स्क्वेयर 4 प्लस वाई स्क्वेयर 4 और इसका स्क्वेयर रूट, ये 2 और 2 का स्क्वेयर रूट आ गया। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में याद रहे जनरल जब हम बात करते हैं तो आर पॉजिटिव भी ले सकते हैं और आर नेगेटिव भी ले सकते हैं। साथ में हमें देखना है एंगल थीटा। एंगल थीटा इस लाइन का, अगर ये वाला फ़िलहाल मैं देखूं, एंगल हम क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को देखूं एंगल थीटा, तो टेंजेंट थीटा बनेगा y ओवर x, ये बनेगा 2/2 यानी 1, और थीटा बनेगा हमारे पास π/4। थीटा π/4 अगर मैं इस साइड पर लेता हूँ तो r भी मैं पॉजिटिव लूँगा। थीटा π/4 के साथ r प्लस का 2 स्क्वेयर रूट आएगा। थीटा π/4 वाली ऑप्शन ये वाली है, लेकिन इसमें r नेगेटिव लिखा हुआ है। थीटा π/4 वाली और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर इस एंगल को मैं इस साइड पे मेजर करूं यहाँ पे, तो π/4 यहाँ तक और यहाँ तक मज़ीद पाई, ये एंगल बन जाएगा पाई प्लस π/4 यानी 5π/4। और अगर मैं एंगल इस साइड से ऐसे 5π/4 मेजर करता हूँ इस साइड पे, तो इस साइड का r माइनस हो जाएगा। उस सूरत में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे थीटा 5π/4 और r जो है वो -2 और 2 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। 5π/4 के साथ प्लस का नहीं बन रहा, -π/4 तो इस लाइन का एंगल बन ही नहीं रहा। चाहे आप क्लॉकवाइज लें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, चाहे एक रोटेशन के बाद लें, 2 रोटेशंस के बाद लें, ये वाला थीटा -π/4 तो कभी बन ही नहीं रहा। π/4 बनाएं तो इधर r पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन π/4 के साथ उसने r नेगेटिव दिया हुआ है। और अगर इधर वाला एंगल लें तो वो पाई प्लस π/4 5π/4 और उसके साथ r दूसरी साइड पे आ रहा है, नेगेटिव होगा, -2 का स्क्वायर रूट। ये हमारी इस वक्त करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बताना है कि कौन सी इक्वेशन एलिप्स की है। इस वक्त जो आंसर्स दिए हुए हैं वो पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक की इक्वेशन दी हुई है। पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक की इक्वेशन में हमारे पास r = L/1 - e cos थीटा की इक्वेशन हो सकती है, r = L/1 + e cos थीटा इक्वेशन हो सकती है, और r = L/1 + e sin थीटा इक्वेशन हो सकती है, या r = L/1 - e sin थीटा इक्वेशन हो सकती है। ये 4 इक्वेशन हमने पढ़ी हुई हैं। इन चारों में अगर e <1 हो तो हम कहते हैं ये एलिप्स है। चारों इसी टाइप की इक्वेशंस हैं और इनमें से देखना ये है कि अब एलिप्स कौन सी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो r = L/1 प्लस की फॉर्म नहीं है, ना r = L/1 - की फॉर्म है, बल्कि 5 माइनस है। ऐसा करते हैं, नीचे से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 1/5 cos थीटा आ गया। ये 5 ऊपर लिख लें तो 4/5 ओवर 1 - 1/5 cos थीटा। और अब ये फॉर्म है कौन सी, r = L/1 - e cos थीटा, और इसमें ये हमारे पास e है। e की वैल्यू इस वक्त 1/5 है, e 1 से छोटा है, तो ये हमारे पास जो कोनिक है, ये कोनिक हमारे पास एलिप्स है। जो सेकंड है 4/1 + 2 cos थीटा, ये इसमें e की वैल्यू 2 है, ये हाइपरबोला है, 1 से बड़ी है e की वैल्यू। थर्ड में 9 कॉमन लेने के बाद 20/9 जो है वो e है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी हाइपरबोला है। और लास्ट वाली में 4/1 + 2 cos sin थीटा में e इस वक्त 2 है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी हाइपरबोला है, तो एलिप्स इनमें से ये फर्स्ट वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ कार्डाइड। हमें याद है कि कार्डाइड की 4 इक्वेशंस हैं, r = a × 1 + cos थीटा, r = a × 1 - cos थीटा, r = a × 1 + sin थीटा, और r = a × 1 - sin थीटा। और उसने पूछा है कि कौन सी कार्डाइड है, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सी इन 4 जैसी है। ये जो सेकंड है ये तो L/1 - e sin थीटा जैसी है, r = a sin थीटा जैसी है,
आर इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा जैसी है, और जो फर्स्ट है वो आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा जैसी है। और ये वाली हमारे पास जो है इक्वेशन है किस चीज़ की, कॉर्डाइड की। 1 माइनस साइन थीटा वाली फॉर्म में जो कॉर्डाइड बना करता है उसकी शेप ऐसी हुआ करती है। 1 प्लस साइन थीटा वाली फॉर्म में जो कॉर्डाइड बना करती है उसकी शेप ऐसी होती है। 1 माइनस कॉस थीटा में जो कॉर्डाइड बना करता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। और 1 प्लस कॉस थीटा से जो कॉर्डाइड बनता है उसकी शेप कुछ ऐसी हुआ करती है। और इस वक्त हमारे पास जो कॉर्डाइड है वो आर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कॉर्डाइड की इक्वेशन है, बाकी कॉर्डाइड की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्व है आर इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा। बताना ये है कि ये लिमा कौन है, कॉर्डाइड है, एलिप्स है या पैराबोला है। एलिप्स या पैराबोला जो हैं वो दोनों किस शेप की होती हैं, आर इक्वल टू एल ओवर 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा, या एल ओवर 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा। और ये इक्वेशन इस शेप की नहीं है। जो कॉर्डाइड है अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी हैं, ये उस जैसी भी नहीं है। और आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी कॉस थीटा हो, या आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी साइन थीटा हो, इस तरह की इक्वेशन जो है वो लिमाकॉन की होती हैं। और ये इक्वेशन आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा टाइप की है, यानी ये लिमाकॉन की इक्वेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैराबोला, इनमें से कौन सा पैराबोला है। ये जो सेकंड है आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये कोनिक की पैरामेट्रिक कोनिक की पोलर इक्वेशन जैसी टाइप नहीं है। आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कॉर्डाइड है, आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा लिमाकॉन है। और ये लगता है कि पैराबोला की है। इसमें से नीचे से 4 कॉमन ले लें तो 3/4 ऊपर बन जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। एल ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा टाइप है, और ई यहाँ पर इस वक्त 1 है। ई 1 हो तो कोनिक जो होती है वो पैराबोला होती है। तो ये वाली इक्वेशन जो है इस वक्त हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू टेंजेंट x ग्राफ है, और इनमें से कौन सी लाइन इस ग्राफ की एसिम्प्टोट है। y इक्वल टू टेंजेंट x ग्राफ से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसका ग्राफ आप स्केच करते रहे हैं। π/2 पे और माइनस π/2 पे टेंजेंट अनडिफाइन हो जाता है। ये दो लाइंस जो हैं वर्टिकल इसकी एसिम्प्टोट्स हुआ करती हैं। हाइपरबोला का ग्राफ कुछ y इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ कुछ इस शेप का हुआ करता है। π/2 और माइनस π/2 इसकी एसिम्प्टोट्स हैं। ना सिर्फ π/2 और माइनस π/2 इसकी एसिम्प्टोट्स हैं, बल्कि π/2 के साथ जब भी कोई ऑड नंबर आ जाए, चाहे माइनस का या प्लस का, वो हमेशा एसिम्प्टोट होती है। 16 π/2 जो है x इक्वल टू 16 x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू माइनस π/2 इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, बल्कि x इक्वल टू ऑड π/2 हमेशा इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है। ऑड नंबर चाहे प्लस का हो और चाहे माइनस का हो। x इक्वल टू 16 π/2 ये इसकी एसिम्प्टोट नहीं है। 13 पाई इसकी एसिम्प्टोट नहीं है। माइनस 24 π/2 x के इक्वल ये भी एसिम्प्टोट नहीं है। और x इक्वल टू 11 π/2 जो है ये इसकी एसिम्प्टोट है y इक्वल टू टेंजेंट x वाले ग्राफ की। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स मालूम करनी है इसके ग्राफ की, और फिर उनका डिस्टेंस मालूम करना है ओरिजिन से। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स मालूम करने के लिए हम y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 लेंगे। उसके लिए ज़रा इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा। x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और फिर माइनस का a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड वाली टर्म को लेफ़्ट पर ले आएँ तो माइनस a स्क्वायर XY इक्वल्स टू 0। और y की हाईएस्ट पावर इसमें वाई स्क्वायर है, ये दो जगह पर है। वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है। ए स्क्वेयर को राइट पर ले जाए तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ले लें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। दो एसिम्प्टोट्स इस ग्राफ की बन रही हैं, एक एसिम्प्टोट एक्स इज इक्वल टू ए और एक एसिम्प्टोट इसकी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और हमें चाहिए इनका ओरिजिन से डिस्टेंस, और ओरिजिन से डिस्टेंस आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का ही ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो सेम है, और वो डिस्टेंस है हमारे पास ए यूनिट्स का। ए इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है। माजरत के साथ इस क्वेश्चन में भी अपलोड करते हुए मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर प्लस था, अगर यहाँ प्लस होता तो हमारे पास एसिम्प्टोट्स ना बन पाती और हम उनका ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट ना कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमें कर्व दी हुई है। ये कर्व एक्स और वाई में पॉलिनोमियल टाइप की कर्व है, हैज़ एट मोस्ट एसिम्प्टोट्स। इसमें एट मोस्ट कितनी एसिम्प्टोट्स बन सकती हैं, सिर्फ उनकी तादाद बतानी है। याद रहे, अगर आपके पास कहीं पर भी एफ ऑफ एक्स वाई जो है इक्वेशन हो इक्वल्स टू 0 और एक्स और वाई में ये पॉलिनोमियल हो, दो वेरिएबल्स वाली पॉलिनोमियल हो, तो इसमें नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोट्स मैक्सिमम कितनी बन सकती हैं। ज़रूर नहीं है कि उतनी ही बनेंगी, मैक्सिमम जितनी नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोट्स हो सकती हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोट्स हैं उसकी डिग्री के इक्वल हुआ करती हैं। और याद रहे, दो वेरिएबल्स वाली अगर पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री जो होती है वो हर टर्म में दोनों वेरिएबल्स की पावर्स के सम से बना करती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोट्स हुआ करती हैं नंबर ऑफ़ डिग्री, या कह लें मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स कितनी हुआ करती हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के इक्वल होती है। उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी टर्म में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है वो इसकी डिग्री होगी। उसके लिए ये स्क्वेयर खोल लें, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस ए स्क्वेयर, वाई माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy, और राइट साइड वाली टर्म लेफ्ट पर ले आएँ तो माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लें तो पहली जो टर्म है उसमें दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई की पावर्स ऐड करें तो वो 4 आ रही है, एक्स की पावर 4 है, वाई की है ही नहीं। सेकंड टर्म में एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की पावर्स को सम करें तो वो 4 आ रही है। थर्ड टर्म में एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करें तो वो 4 है। इस टर्म में ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स है ही नहीं, एक्स और वाई की पावर्स का सम 2 है, इसमें भी सम 2 है, इसमें भी सम 2 है, इसमें भी सम 2 है। तो किसी भी टर्म में एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करने पे जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो 4 है। इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोट्स वो बन सकती हैं वो 4 बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 बने, मैक्सिमम इतनी बन सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसेंट्रिक एंगल मालूम करना है, पॉइंट 0 बी है और इस एलिप्स पर है। इसेंट्रिक एंगल हमें याद होना चाहिए कि अगर थीटा इसेंट्रिक एंगल हो तो एलिप्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। यहाँ पर हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है कि 0 है इस पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट जो है वो हमें गिवन है कि b है, और हमने मालूम करना है उसका इसेंट्रिक एंगल। अगर मैं x की जगह यहाँ 0 लिखूँ तो 0 इज इक्वल टू a cos थीटा, यानी cos थीटा 0, और cos थीटा 0 हो सकता है π/2 के लिए भी, और cos थीटा 0 हो सकता है 3π/2 के लिए भी, यानी इसेंट्रिक एंगल यहाँ तो π/2 है या 3π/2 है। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, y की जगह यहाँ b लिखें तो b इज इक्वल टू b साइन थीटा, b कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1, और थीटा का साइन 1 होता है जब थीटा की वैल्यू π/2 हो। तो दोनों की मदद से आप फाइनल डिसाइड ये कर सकते हैं कि जो इसेंट्रिक एंगल है इस पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट 0 और b हैं वो π/2 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व हैज स्लोप। ये हमें कर्व दी हुई है, f of x y इक्वल्स 0 टाइप की कर्व है,
जिसमें एक्स और वाई की पॉलिनॉमियल्स हैं, जिसमें एक्स वाई की एक पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 है। स्लोप्स जो है कोई भी ना 0 दी हुई है ना अनडिफाइंड दी हुई है। इसका मतलब है बेसिकली जिस एसिम्प्टोट की स्लोप की बात कर रहा है वो ऑब्लिक एसिम्प्टोट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। ऐसी सूरत में हम एसिम्प्टोट की स्लोप कैसे मालूम किया करते हैं? ऐसी सूरत में सबसे पहला काम ये होता है कि हम देखें कि जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर किसी टर्म में क्या है। फर्स्ट टर्म में एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करें तो 3, सेकंड में 3, थर्ड में 3, फोर्थ में 3 और इसके बाद 2, 2, 1 और 0। तो हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, यानी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 है। तो ऐसी सूरत में ऑब्लिक एसिम्प्टोट की स्लोप मालूम करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो फाई एन एम बनाया करते हैं। फाई एन एम का मतलब है n अगर डिग्री है तो फाई एन एम कैसे बनाएंगे, x की जगह 1 लिखकर और y की जगह m लिखकर। यहाँ पे डिग्री 3 है तो हम फाई 3m बनाएंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। फाई 3m बनाते हैं। ये जो पहली 4 टर्म्स मैंने हाईलाइट की हैं इनमें x की जगह 1 और y की जगह m लिखकर, x की जगह 1 लिखेंगे तो पहली टर्म से 2 बन जाएगा। सेकंड टर्म में x को 1 और y को m लिखेंगे तो माइनस m बन जाएगा। थर्ड टर्म में x को 1 और y को m लिखेंगे तो माइनस 2m² बन जाएगा और फोर्थ टर्म में y को m लिखेंगे तो प्लस m का क्यूब बन जाएगा। यानी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। फाई एन एम बनाया है, n यहाँ पर 3 था, इसको इक्वल टू 0 लिया है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसमें से हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है m की। कैसे सॉल्व किया जाए? डिफरेंट मेथड आप सोच सकते हैं। पहली 2 टर्म्स में से अगर मैं 1 को कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस m बन रहा है। अगली 2 टर्म्स में से अगर मैं माइनस m² को कॉमन ले लूँ तो अंदर 2 माइनस m बन रहा है। अब 2 माइनस m को इक्वल टू 0 ले लें तो m की वैल्यू 2 आ गई। एक पॉसिबल स्लोप जो है एसिम्प्टोट की वो 2 है जो कि ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। और 1 माइनस m² को अब 0 लें तो m की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 1। तो एसिम्प्टोट जो ऑब्लिक है उसकी स्लोप 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है और यहाँ पर इन 3 में से m इज इक्वल टू -1 वाली ऑप्शन मौजूद है। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई है। और अगर हमें एसिम्प्टोट मालूम करनी हो तो इसके बाद का प्रोसेस हुआ करता है कि c मालूम किया करते हैं और m और c की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हमें एसिम्प्टोट मिल जाया करती है। लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है कि जी पूरी की पूरी हम एसिम्प्टोट मालूम करें, ऑब्लिक वाली m भी मालूम करें, c भी मालूम करें, तो इतना ही काफ़ी है। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व है r इज इक्वल टू 6 टेंजेंट थीटा। इस कर्व की जो एसिम्प्टोट है या एसिम्प्टोट्स हैं आर एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन, उन एसिम्प्टोट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस हमने मालूम करना है। याद रहे पोलर कर्व में जब हम एसिम्प्टोट्स मालूम किया करते हैं तो उसके लिए p इक्वल हुआ करता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा r² d थीटा बाई डी आर के, और यही p जो होता है उसकी एसिम्प्टोट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। और ये जो अल्फ़ा है ये कैसे मालूम किया करते हैं? जो कर्व की इक्वेशन होती है उसमें r को इन्फिनिटी लेकर थीटा की जो वैल्यूज़ आती हैं वो अल्फ़ा हुआ करती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है वो है r इज इक्वल टू 6 टेंजेंट थीटा। इसमें अगर हम r को इन्फिनिटी लें उसके लिए इसको 1/r बना लेते हैं। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बन जाएगा। और जब हम r को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/r अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ 1/r की जगह 0 लिखेंगे तो कॉस थीटा 0 आ गया। और कौन से एंगल का कॉस 0 होता है? π/2 का, 3π/2 का और सो ऑन, -π/2 वगैरह का। ये सारे मेरे लिए अल्फ़ा हो गए। असल में हमने मालूम करना है p, और p मालूम करने के लिए हमने r² d थीटा बाई डी आर की स्लोप मालूम करनी है, r² d थीटा बाई डी आर की लिमिट मालूम करनी है थीटा अप्रोचेस टू π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। वही हमारे पास p आएगा। उसके लिए ये जो मेरे पास r है इसमें
लॉग ले लेते हैं, log r आ गया log 6 प्लस log टेंजेंट थीटा। log r का डेरिवेटिव 1/r dr/d θ बनेगा, और log 6 का 0, log टेंजेंट का 1/टेंजेंट थीटा, और फिर टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव बनेगा। और रेसिप्रोकल कर लें तो r d θ/dr जो है वो हमारे पास आ जाएगा, टेंजेंट थीटा ऊपर आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा हमारे पास। और इसको r से मल्टीप्लाई कर लें, r का मतलब है 6 टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड पे r स्क्वायर d θ/dr आ गया, राइट साइड पे 6 टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। और सीकेंट स्क्वायर को ऊपर लिख लें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साथ में ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और इसमें अगर हम थीटा की जगह π/2 3π/2 लिमिट्स लें तो p मिल जाएगा। और साइन π/2 हो या साइन 3π/2 हो वो ±1 होगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और p की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो p का आंसर हमारे पास इस वक्त 6 है। ये हमने इस टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, ग्रुप में आपस में चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं।